सहकारिता क्षेत्र देश के किसान और ग्रामीण विकास तीनों क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान आज के भंडारण की योजना को लागू करने में रहा है, ऐसे मेरे साथी मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, पीयूष गोयल जी और BL वर्मा जी और देश भर से आए हुए सहकारी क्षेत्र के सभी उपस्थित कार्यकर्ता, प्रतिनिधि और नेतृत्व करने वाले नेतागण, देश भर की CSC से 1 लाख से ज्यादा CSC और करीब 35,000 पैक्स के माध्यम से जुड़े हुए लाखों किसान भाई और सहकारी कर्मचारियों से, सहकारी कार्यकर्ताओं से मैं आज हृदयपूर्वक आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज माघ पूर्णिमा का दिन है। माघ पूर्णिमा के दिन को हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकारी क्षेत्र के अंदर नए प्राण फूंकने की जो शुरुआत करी है, इसके लिए सबसे पहले लिए गए एक इनिशिएटिव और सबसे अंत में लिए गए दूसरे इनिशिएटिव, दोनों का शुभारंभ प्रधानमंत्री के कर कमलों से आज शुरू होने जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत बहुत आनंद का विषय है। हम सब जानते हैं, देश आजाद हुआ तब से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता अनेक पार्टियों की सरकारों के सामने अपना मांग रखते रहे कि सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना हो, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र को भी समय के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है। इसको रिलेवेंट भी रखना होगा, उसको मॉडर्नाइज भी करना होगा और उसके अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी। परंतु सालों तक इस मांग को कोई एड्रेस नहीं करता था, कोई पूरी करने के लिए इस पर ध्यान भी नहीं देता था। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने 70 साल पुरानी मांग को समाप्त कर एक फुल फ्लेज सहकारिता मंत्रालय की स्थापना। और मुझे कहते हुए गौरव है, 35 महीनों में लगभग 54 से ज्यादा इनिशिएटिव लेकर पैक्स से लेकर एपेक्स तक और सहकारिता क्षेत्र के हर आयाम में एक नई शुरुआत कर नए जोश के साथ आज आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता क्षेत्र को लगभग 125 साल के बाद प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से एक नया जीवन मिला है और अब इस निर्णय के कारण और 125 साल तक सहकारिता आंदोलन इस देश की सेवा करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज यहां से करीब 18,000 से ज्यादा पैक्स का कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन आज से शुरू हो रहा है। इसका ट्रायल रन भी हो चुका है, लेगेसी डेटा को भी कंप्यूटराइज कर दिया गया है और यहां से मोदी साहब के क्लिक करने के साथ ही हर ट्रांजैक्शन कंप्यूटर से शुरू हो जाएगा 18,000 पैक्स का। मुझे बरोबर याद है जब मोदी जी ने कैबिनेट के अंदर ये 29 जून 2022 को ये प्रस्ताव आया, तब कैबिनेट के मंत्रियों के सामने आशा रखी थी कि इसका जल्द क्रियान्वयन हो जाएगा। ये बहुत कठिन है, मगर मुझे आनंद है कि इतने कम समय के अंदर 65,000 में से 18,000 पैक्स क्रियान्वित हो चुके हैं और चुनाव के पहले और 30,000 पैक्स को हम क्रियान्वित कर लोगों को समर्पित करेंगे। ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन न केवल पारदर्शिता लाएगा, न केवल पैक्स को मॉडर्नाइज बनाएगा, इसके साथ साथ बिजनेस के कई सारे मौके भी जनरेट करेगा। हमने पैक्स के नए बायलॉज बनाए हैं और मुझे आनंद है कि पूरे देश की सरकारों ने, रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी,
ये बाइलॉज को स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद एक्सेप्ट भी किया है, लागू भी कर दिया है और पैक्स तक पहुंचा भी दिया। और वो बाइलॉज लागू होते ही पैक्स 20 प्रकार के नए काम कर पाएगी। अब पैक्स डेयरी का भी काम कर पाएगी, पैक्स नीली क्रांति में भी जुड़ पाएंगे, पैक्स जल जीवन मिशन के पानी प्रबंधन का काम भी करेंगे, पैक्स अब भंडारण की क्षमता को भी बढ़ाने में योगदान दे पाएंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे, पैक्स सस्ती दवाइयों की सस्ती दवाइयों की दुकान भी खोल पाएंगे, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे और पैक्स उज्ज्वला योजना के डीलर भी बन पाएंगे। ढेर सारे कामों को आज पैक्स के माध्यम से सुचारू रूप से लागू करने का रास्ता जो खुला था बाइलॉज से, आज कंप्यूटराइज होने से सारी चीजों के अकाउंट को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर समाहित कर लिया गया है और देश की हर भाषा में, किसान की भाषा में, गांव की भाषा में, हर भाषा में ये सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में किसानों के साथ बात करता है और रोजिंदा कामकाज भी करेगा। लगभग 2500 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम मोदी जी ने हमारी प्राइमरी इकाई, जो प्राथमिक इकाई है पैक्स को मजबूत करने के लिए लगाई है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद और हर्ष है। मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मित्रों, लगभग हमने योजना बनाई है इसके हिसाब से अगस्त 24 तक इस देश के सभी पैक्स कंप्यूटराइज होकर इस सॉफ्टवेयर से काम हो जाएंगे और आज 18,000 पैक्स का शुरुआत मोदी जी के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे आनंद है। मित्रों, आज इसके साथ साथ एक विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना का भी शुरुआत होने जा रहा है। इसके लिए मैं थोड़ी विशेष बात करना चाहता हूं। हमारे मंत्रालय से इसका प्रारूप गया, कैबिनेट मसौदा गया। मोदी जी ने स्वयं 6 बार इसको हमारे साथ चर्चा की, 2 बार प्रेजेंटेशन देखा, सुझाव दिए और एक कंप्लीट योजना बनाकर किसानों के लिए मोदी जी ने इस देश को समर्पित किया है। और इसको लागू करने से पहले उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में हमारे मंत्रालय का मार्गदर्शन किया। ये बहुत बड़ी योजना है, एक नया इनिशिएटिव है। ढेर सारे मंत्रालय को समाहित कर ये योजना आगे बढ़ने वाली है। तो पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, टीथिंग प्रॉब्लम का अभ्यास किया जाए और ये सारे टीथिंग प्रॉब्लम के निवारण के बाद ही इसको मास लेवल पर नीचे तक पहुंचाना जाए। प्रधानमंत्री जी, आज मुझे आनंद है, आपकी कल्पना के अनुरूप हमने 11 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट आज समाप्त कर दिया है और आपके कर कमलों से आज 11 गोडाउनों का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है। और इसके साथ साथ जो टीथिंग प्रॉब्लम आए थे, आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया था, इसके लिए एक मंत्री समूह बनाया था। मंत्री समूह ने पूरे टीथिंग प्रॉब्लम का अभ्यास कर योजना को थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ा रिवाइव भी किया है और आज 500 गोडाउन का, 500 पैक्स के गोडाउन का भूमि पूजन भी आपके हाथ से हो रहा है। तो 511 गोडाउनों का काम एक प्रकार से आज चालू होगा। मित्रों, हमारे देश में अन्न उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में हमारी भंडारण क्षमता केवल 47% और दुनिया भर के देश, अमेरिका में 161%, ब्राजील में 149%, कनाडा में 148%, चीन में 107%, पूरी दुनिया में उत्पादन से भंडारण क्षमता ज्यादा है। इसके कारण जब भाव रेट्स नीचे जाते हैं तो किसान अपना सामान भंडारण क्षमता का उपयोग कर स्टोर करता है और सुचारू रूप से उसको अच्छा भाव मिल सकता है। परंतु यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ही ये सारा भार निर्वहन करना पड़ता था, इसके बाद भी नहीं थी। अब हजारों पैक्स जब ये भंडारण क्षमता का विस्तरण करेंगे तो हमारे यहाँ भी 100% भंडारण क्षमता 2027 के पहले हम प्राप्त कर लेंगे और कोऑपरेटिव के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मैं आज यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण हमारा जो मार्गदर्शन किया है,
ये योजना को कंप्लीट साइंटिफिक और सबसे मॉडर्न योजना बना गया है। गोडाउन होंगे तो छोटे, परंतु इनके अंदर रैक भी होगी, कंप्यूटराइज व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ आधुनिक खेती के लिए जितने भी महंगे साधन है वो सारे साधन ये पैक्स वसाएंगे इस गोडाउन के माध्यम से। इसके साथ इसको लिंक कर दिया गया है। इसके अंदर ड्रोन भी होगा, ट्रैक्टर भी होंगे, कटाई के मशीन भी होंगे और दवाई के छिड़काव के भी मशीन होंगे। ये सारी चीजों को किसानों को किराए से उपलब्ध करने की योजना भी इसके साथ समाहित कर ली गई है। तो एक प्रकार से किसान की सारी आधुनिक खेती की व्यवस्थाओं को कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक ही जगह से पैक्स से समाप्त हो जाए, इस प्रकार की रचना करी है। और इसके कारण किसान और पैक्स का रिश्ता भी गाढ़ा होगा, पैक्स वायबल भी होंगे और आने वाले दिनों में हमारी खेती को, हमारी कृषि को आधुनिक बनाने का भी काम होगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज मोदी जी के कर कमलों से जो 11 गोडाउन का उद्घाटन होने जा रहा है और 500 का भूमि पूजन होने जा रहा है, ये सारे सेंटर 511 सेंटर किसानों की सेवा में लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। फिर से एक बार मैं आज देश भर में ऑनलाइन जुड़े हुए लाखों किसान, कई पैक्स 35,000 से ज्यादा पैक्स जुड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा CSC जुड़े हैं और देश भर का सहकारिता का नेतृत्व तो आज इस सभागार के अंदर उपस्थित है। सहकारिता मंत्री भी उपस्थित है। सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और हमारे क्षेत्र को नए प्राण फूंकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों किसानों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बदलते हुए भारत में बदलता हुआ सहकारिता क्षेत्र, जहां पर पैक्स और बहुउद्देश्य हो रहे हैं, पुनर्जीवित हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, आज सहकारी समितियों के डिजिटल परिवर्तन का एक नया युग, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जो कृषि और सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसानों के जीवन को प्रभावित करेगा। ये पहल सहकारी क्षेत्र की बेहतरी, पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सरकार के समर्पण का एक प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर देश भर में 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा ई पैक्स का शुभारंभ। आज से देश भर की 18,000 पैक्स हुई पूर्णतया कंप्यूटरीकृत। ई पैक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब पैक्स किसानों को विभिन्न सेवाएं डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए दे पाएंगी, जैसे ऋण, अन्न भंडारण, खरीद, पीडीएस इत्यादि। पैक्स के ऑनलाइन होने से उनके संचालन, कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार आएगा तथा उनका कारोबार भी बढ़ेगा। और देवी सज्जनों, इन 18,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि हमारे ग्रामीण नागरिकों, हमारे किसानों को सशक्त बनाने और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बैकबोन रहे हैं, जो सहकारी विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते आए हैं। और आज इन्हीं पैक्स के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू होने जा रही है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में आज 11 राज्यों की 11 पैक्स में भारत में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ साथ 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदाम निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें इन गोदामों का। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदामों का लोकार्पण। 11 राज्यों की 11 पैक्स में
विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण हेतु गोदामों सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें पूब बोंगशोर प्राथमिक सहकारी समिति कामरूप असम, चंद्रनगर समूह सेवा सहकारी मंडली अहमदाबाद गुजरात, एकंबा प्राथमिक कृषि समिति बीदर कर्नाटक, परसवाड़ा सहकारी समिति बालाघाट मध्य प्रदेश, नेरपिंगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अमरावती महाराष्ट्र, घमूड़वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति श्री गंगानगर राजस्थान, कोटवा पांडे ग्रामीण सहकारी समिति मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सहसपुर किसान सेवा सहकारी समिति देहरादून उत्तराखंड, गंभीरोपेट प्राथमिक कृषि ऋण समिति राजन्ना सिरिसिला तेलंगाना, खिलपाड़ा प्राथमिक कृषि ऋण समिति गोमती त्रिपुरा तथा सिला मराथुपट्टी प्राथमिक कृषि ऋण समिति तेनी तमिलनाडु शामिल है। पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयां, कस्टम हायरिंग केंद्र आदि की सुविधा किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दिलाने में मददगार साबित होंगे और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदाम निर्माण का शिलान्यास, देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 500 पैक्स में गोदामों सहित विभिन्न अन्य प्रकार की कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 200 पैक्स में एनबीसीसी तथा 300 पैक्स में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ द्वारा इन अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो सभी पैक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पैक्स स्तर पर पर्याप्त अन्न भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे किसान बेहतर कीमतें अर्जित कर सकेंगे। और दिव्य सज्जनों, अब हम सभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को, उनकी अंतर्दृष्टि और हम सभी के लिए दिशा निर्देश के इच्छुक हैं। तो आप सभी की पुनः करतल ध्वनि के बीच में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ हमें संबोधित करने के लिए। आमंत्रित हैं उनके मार्गदर्शन के लिए। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह, कैबिनेट में मेरे साथी अर्जुन मुंडा, श्रीमान पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सहकारी समितियों के पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत
देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतंत्र स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओज के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। हमने देश में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओज का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओज की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह
एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही हैं। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है? गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं। उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे देश में संसद में अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये उतनी ही ताकत वाला बड़ा महत्वपूर्ण कानून हमने बनाया है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारे यहां भंडारण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। पिछली सरकारों ने कभी इस जरूरत पर उतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज सहकारी समितियों के जरिए इस समस्या का हल किया जा रहा है। दुनिया की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। साथियों, विकसित भारत के लिए
भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। हम कृषि क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये समितियां अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी काम कर रही है। इनके द्वारा हजारों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। हमने सहकारी समितियों को पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट में भी बदला है। कई समितियों पर एलपीजी सिलेंडर भी मिलने लगे हैं। कई गांवों में पैक्स पानी समितियों की भूमिका भी निभा रही है। यानी पैक्स की ऋण समितियों की उपयोगिता भी बढ़ रही है, उनकी आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में सैकड़ों सरकारी सुविधाएं भी दे रही है। अब कंप्यूटर के जरिए ये समितियां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े अवसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। और आखिरकार अपेक्षा तो उन्हीं से होती है जो करते हैं। जो नहीं करते उनसे अपेक्षा कौन करेगा? आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। आपके सामर्थ्य, आपकी संगठन क्षमता को देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे सुझाव आते रहते हैं। सारे तो अभी एक साथ नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ मैं इशारा करना चाहता हूं। जैसे मेरा सुझाव है कि हमारी कोऑपरेटिव एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आज हम बाहर से लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। सहकारी क्षेत्र इसमें क्या कर सकता है? उनके लिए देश में ही एक सपोर्ट सिस्टम हमें बनाना है। ये जिम्मेदारी सहकारी संस्थाएं बहुत आसानी से ले सकती हैं। अब जैसे हम कृषि प्रधान तो देश कहलाए जाते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो कृषि प्रधान देश के रूप में है, हम पिछले 75 साल से गीत गाते रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, हजारों करोड़ रुपए का खाने का तेल हर वर्ष इंपोर्ट करते हैं। खाने के तेल में हम आत्मनिर्भर कैसे हो? इसी मिट्टी में पैदा हुआ तिलहन, उससे निकला हुआ तेल
हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक ताकत दे सकता है। और इसके लिए अगर मेरे सहकार क्षेत्र के साथी काम न करे तो कौन करेगा? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप ही करेंगे ना? करना चाहिए ना? हमें अब आप देखिए, खाने का तेल भी बाहर से आता है और ऊर्जा के लिए जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल से जुड़ा अपना इंपोर्ट बिल भी, इसको भी हमें कम करना है। इसके लिए हम इथेनॉल को लेकर आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में इथेनॉल के प्रोडक्शन, खरीद और ब्लेंडिंग तीनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज ये काम ज्यादातर चीनी मिलों के जिम्मे है और सरकारी कंपनियां उनसे इथेनॉल खरीदती है। क्या इसमें सहकारी समितियां नहीं आ सकती है क्या? जितनी ज्यादा आएगी उतना ही इसका स्केल और बढ़ जाएगा। दालों के इंपोर्ट को कम करने का, अब देखिए कृषि प्रधान देश, धार बाल से ला करके खाते हैं। दालों के इंपोर्ट को कम करने के मामले में भी मेरे सहकारिता क्षेत्र के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े भी अनेक छोटे छोटे सामान है जो हम सभी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव्स की मदद से हम उन्हें देश में ही बना सकते हैं। साथियों, आज प्राकृतिक खेती पर हम बहुत बल दे रहे हैं। इसमें भी कोऑपरेटिव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता और अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने में भी कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कोऑपरेटिव उसमें हाथ लगा दे, एकदम तेजी से परिणाम आ जाएगा। अब देखिए, रूफटॉप सोलर हो या फिर खेत की मेड़ पर छोटे छोटे सोलर पैनल लगाने हो, इसमें 50-100 किसान इकट्ठे होकर के एक सहकारी संस्था बना दे, मेड़ के ऊपर सोलर पैनल लगा दे और वो सहकारी संस्था बिजली पैदा करे, बिजली बेचे, किसान को भी बेचे, सरकार को भी बेचे। आसानी से सहकारी संस्थाएं काम कर सकती है। आजकल हम देख रहे हैं कि गोवर्धन योजना में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। क्या कोऑपरेटिव्स को इसमें पीछे रहना चाहिए क्या? वेस्ट टू वेल्थ का काम हो, गोबर से बायो सीएनजी बनाना हो, जैविक खाद बनाना हो, इन सब में सहकारी संस्थानों का विस्तार हो सकता है। इससे देश का खाद से जुड़ा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। हमारे किसानों के, छोटे उद्यमियों के प्रोडक्ट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग के काम में भी आपको आगे आना चाहिए। अब देखिए, गुजरात का मैं, और पहले गुजरात में जो डेयरी थी सब अलग अलग नाम से काम करते थे। जब से अमूल एक ब्रांड बन गई, डेयरी बहुत है, अलग अलग है, लेकिन अमूल एक ब्रांड बन गई, आज ग्लोबली उसकी आवाज सुनी जाती है। हम भी हमारे अलग अलग उत्पाद का एक कॉमन ब्रांड बना सकते हैं। हमें अपने मिलेट्स यानी श्री अन्न, इस ब्रांड को हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत के ब्रांड का मिलेट्स क्यों ना हो।
इसके लिए कोऑपरेटिव्स को एक व्यापक एक्शन प्लान बना करके आगे आना चाहिए। साथियों, गांव की आय बढ़ाने में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हमने तो डेयरी सेक्टर में एक स्पष्ट बदलाव होते हुए देखा है। अभी पिछले 3 दिन से मैं कहीं न कहीं सहकारी क्षेत्र कार्यक्रम में ही रहता हूं। पहले गया अहमदाबाद में, अमूल के 50 साल हुए थे। फिर कल बनारस में था, काशी में, वहां बनारस डेयरी का उद्घाटन किया था। बनारस का अनुभव है कि वहां डेयरी सहकारिता का आने से बहनों की, पशुपालकों की आय एकदम तेजी से बढ़ रही है। सहकारिता बढ़ने से एक और क्षेत्र में प्रवेश हुआ है। मैंने गुजरात के सहकारिता क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया था कि आप शहद की दुनिया में आइए। हमने श्वेत क्रांति की, अब हम स्वीट क्रांति करें। और शहद के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए। शहद सेक्टर को किसान आज कितना लाभ उठा रहा है, ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में शहद उत्पादन 75,000 मैट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है। शहद के एक्सपोर्ट में भी 28,000 मैट्रिक टन से 80,000 टन की वृद्धि हुई है। 80,000 मैट्रिक टन की। इसमें नाफेड और ट्राइफेड के साथ साथ राज्यों की कोऑपरेटिव संस्थानों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। इस दायरे को हमें और अधिक बढ़ाना है। साथियों, गुजरात में हमने देखा है कि जब दूध का पैसा सीधा बहनों के खातों में जाना शुरू हुआ तो उसका एक सार्थक सामाजिक परिवर्तन आया। अब तो हमारी सहकारी समितियां, हमारे पैक्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं। इसलिए अब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो भी काम हो, जो भी पेमेंट्स हो, वो डिजिटली हो। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंक्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। एक और विषय सॉइल हेल्थ कार्ड का है। हमने मिट्टी की सेहत की जांच के लिए सॉइल टेस्टिंग का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है। मेरा सहकारी संगठनों से, पैक्स से आग्रह है कि आप सॉइल टेस्टिंग के छोटी छोटी लैब्स अपने इलाके में बनाइए और किसानों को आदत डालिए कि लगातार वो अपनी जमीन की सेहत देखता रहे, मिट्टी की सेहत देखता रहे। सॉइल टेस्टिंग का हम नेटवर्क बनाएं। साथियों, सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसको लेकर भी हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। और मैं तो सहकारी क्षेत्र में जहां पर किसान जुड़े हुए हैं, वे एक काम कर सकते हैं। साल में उनको कह सकते हैं कि आपको जो डिविडेंड वगैरह मिलता है, अब आपको मुफ्त में आपकी संस्था की तरफ से सॉइल टेस्टिंग करके दिया जाएगा। उनको सिखाया जाएगा कि भाई तुम सॉइल टेस्टिंग से अनुभव के आधार पर अपनी फसलों पर ध्यान केंद्रित करो। साथियों, इससे सहकारिता में नयापन आएगा, एक नई ऊर्जा आएगी। सहकारिता में स्किल डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की जागरूकता को बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। बहुत बदलाव हो चुका है जी, और सारी चीजें कागज पे होनी चाहिए। मुंह जुबानी बातें करने वाला जमाना चला गया और इसके लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रयास होने चाहिए। पैक्स को, सहकारी समितियों को एक दूसरे से सीखना भी होगा।
बहुत सी सहकारी संस्थाएं इनोवेटिव काम करती है, कई इनिशिएटिव लेते हैं। देश के कई इलाकों में इसका पता नहीं होता है। क्या हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए कोई कॉमन पोर्टल बना सकते हैं और सब लोग अपने नए नए अनुभव, नए नए तरीके उस पर अपलोड करते जाएं? इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, कोई मॉड्यूल बने। आप जानते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का अभियान, उस प्रोग्राम में एक उसकी विशेषता है हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा का रैंकिंग का एक सिस्टम बनाया हुआ है और दिन में 10 बार उस रैंकिंग में ऊपर नीचे होता रहता है। हर अफसर सोचता है कि मेरा जिला आगे निकल जाए। क्या कोऑपरेटिव सेक्टर के अलग अलग वर्टिकल बनाए हम, एक एक प्रकार की कोऑपरेटिव का एक वर्टिकल, दूसरे प्रकार की कोऑपरेटिव का दूसरा वर्टिकल, और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि उसमें भी एक हेल्दी कंपटीशन राउंड द क्लॉक चलती हो। सहकारी संगठनों में ये स्पर्धा हो, बेस्ट परफॉर्म करने वालों को इनाम की व्यवस्था हो, ऐसी सहकारी संस्थाओं से नई चीजें बाहर आए। एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसको सरकार और सहकारी संस्थाएं मिल करके उसको एक नया रूप रंग दे सकते हैं। साथियों, एक बात सहकारी संस्थाओं के साथ एक क्वेश्चन मार्क लेकर के चलती रहती है। सहकारी संगठनों के चुनावों में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। साथियों, सहकारी समितियों को समृद्धि का आधार बनाने के लिए हमारी सरकार उनके सामने मौजूद रही चुनौतियों को भी कम कर रही है। आपको याद होगा, हमारे यहां कंपनियों पर सेस लगाता था, लेकिन सहकारी समितियों को ज्यादा सेस देना होता था। हमने 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों पर लगने वाले सेस को 12% से घटाकर 7% कर दिया। इससे समितियों के पास काम करने के लिए पूंजी भी बढ़ रही है, उनके लिए एक कंपनी की तरह आगे बढ़ने के रास्ते भी खुले हैं। सहकारी समितियां और कंपनियों के बीच वैकल्पिक टैक्स भी पहले भेदभाव था। हमने समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया और कॉरपोरेट वर्ल्ड से हमने उसको बराबर ला करके खड़ा कर दिया। एक परेशानी ये भी थी कि सहकारी समितियों को 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर टीडीएस देना पड़ता था। हमने निकासी की ये सीमा भी बढ़ाकर सालाना 3 करोड़ रुपए कर दी है। इस फायदे का इस्तेमाल अब सदस्यों के हित में हो सकेगा। मुझे विश्वास है सहकार की दिशा में हमारे ये साझा प्रयास देश के सामूहिक सामर्थ्य के विकास की सभी संभावनाओं को खोलेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा अमित भाई ने बताया कि लाखों लोग आज अलग अलग सेंटर्स पर इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका भी इतने उत्साह और उमंग के साथ आज के इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव में जुड़ने के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं और उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सच्चे अर्थ में सहकारिता की भावना को लेकर के कंधे से कंधा मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। एक साथ चले, एक दिशा में चले और परिणाम हम प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत